तो पीएम से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधिमंडल मिला। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमितेश कुमार ने। बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। सर, आज आप लोगों की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, मुख्य रूप से जातीय जनगणना को लेकर के क्या आश्वासन मिला? आप लोगों ने क्या अपनी बात रखी? देखिए, हम लोगों ने तो पूरी बात रखी, आपको बताया भी था और जानते भी हैं कि बिहार में सभी पार्टियां जो विधानसभा या विधान परिषद में हैं, वो सारी 10 पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए। उनके प्रमुख लोग एक साथ मिल करके आए, समय मांगे थे हम लोग। तो सारी पार्टियों की राय थी, चूंकि बिहार में पहले से ही एक यूनानिमस सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था 2019 में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और पुनः एक बार 2020 में, यानी दोनों फरवरी महीने में पारित हुआ था विधानसभा से पुनः। तो ये सब भेजा गया था यहाँ। और इसके बाद जो पिछले कुछ दिनों पहले जो बात आ गई कि एक हाउस में पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि नहीं होने वाला है, अब होगा, तो उसी को लेकर के बिहार में सब पार्टी के लोगों को ये लगा। तो अभी जो असेंबली चल रहा था उसी बीच में 30 तारीख को लोग आए और बातचीत किए। तो फिर हमने कहा सब लोगों से बात करते हैं। तो फिर सब लोगों से बातचीत करने के बाद यही तय हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगेंगे। वही हम लोगों ने भेजा था। 3 तारीख को वहां से पत्र, यहाँ 4 को यहाँ उनको दिया गया। फिर उनका आ गया जवाब कि हाँ, हमको पत्र मिला है, और फिर बाद में आज का टाइम दे दिए। तो आज सभी पार्टी के लोग एक साथ सब लोगों ने अपनी बात कह दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं। तो हम लोगों को एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक ध्यान। एक सवाल है कि बीजेपी की तरफ से खुल करके जिस तरह से आप लोग बोलते हैं, आरजेडी बोलती है, कांग्रेस बोलती है, उस तरह बीजेपी के विधायक लोग नहीं बोलते, नेता नहीं बोलते। आज भी हरिभूषण ठाकुर का बयान आया, साथ आए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि साथ आए थे और उन्होंने भी इसके पक्ष में कहा। चूंकि आप जानते हैं, आप सब लोग, कि जो रिजोल्यूशन हुआ था 2019 में या 2020 में जो हम बता रहे हैं, तो उसमें बीजेपी की सहमति के बगैर हुआ था। सब लोग एकजुट थे। और अभी आप नहीं देखे हाल में सुशील मोदी जी का भी वक्तव्य, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। देखिए, बिहार में ये पार्टी पर आधारित है ही नहीं, ये सब लोग एक राय के हैं। और हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि देखिए, देश भर के बारे में आप आकलन कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सब जगह लोग चाहते हैं। एक बार हो जाना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। इससे लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सुविधा होगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, हम लोगों ने जब कहा, दबाव बढ़ाया, तब जाकर ये सारी चीजें हुई और आपने पत्र लिखा। बातें सब साथ ही थे, सब साथ। आखिर में एक छोटा सा सवाल, अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या प्रदेश में अलग से कराएंगे? तो अभी तो हम सब लोग आए हैं और अपनी बात रखें, तो हम लोग को उम्मीद है कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके वो निर्णय लेंगे। तो जब तक यहाँ की तरफ से कोई निर्णय नहीं होता, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज हम लोगों ने मुलाकात की, सभी पार्टी के लोग साथ में थे, शामिल थे। तेजस्वी यादव भी थे, बीजेपी के जनक राम भी थे। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो कुछ विधायक और कुछ लोगों की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, जो अलग से बयान आते हैं, उसको लेकर इनका कहना है उसका कोई मतलब नहीं है। चूंकि जनक राम खुद जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, वो इस डेलीगेशन में शामिल थे। इसके अलावा सुशील मोदी का उन्होंने जिक्र किया, जो उनकी तरफ से बयान आया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर नीतीश कुमार काफी आशान्वित हैं। और आज जो उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, उसके बाद इन्होंने एक बार फिर से अपनी मांग को दोहराया है और काफी इनका कहना है कि सकारात्मक रुख होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात के बाद उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से तमाम बातें सुनी, उससे उम्मीद है कि वो प्रतिनिधिमंडल के हक में फैसला लेंगे। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं। तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो
क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था वो तो। प्रतिनिधिमंडल में शामिल 10 दलों के तमाम नेताओं ने पीएम से मुलाकात को सकारात्मक बताया। कहा कि पीएम से मुलाकात के बाद जातीय जनगणना की उम्मीद बढ़ गई है। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तब पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। ऐसा है कि सब हम लोग सभी दल के नेता हम लोगों ने बताया है, वो बहुत गौर से सुने हैं। उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे और सभी वर्गों को समान नौकरी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको वहाँ पर आरक्षण मिले। इसके लिए लगता है कि वो निर्णय पक्ष में आएगा। मुलाकात हुआ है जातिगत जनगणना के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से मजबूती से रखे और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किए कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे और इस पे जो भी होगा हम देश को बताएंगे। मुझे लगता है कि देश हित की बात है और सभी पार्टी ने अपनी बात को रखे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और मुझे लगता है कि वो सब पॉजिटिव रहेंगे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री के पास एक सर्वदलीय दलों का एक डेलीगेट हम लोगों ने मिलने का काम किया और हम लोगों ने मांग की। इधर नवादा में पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। ककोलत जलप्रपात में एंट्री के लिए लोगों से वसूली किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस समय जलप्रपात में पर्यटकों की एंट्री पर रोक है। पूरे परिसर में धारा 144 लागू है। जमुई शहर के कई चौक चौराहों पर 4 साल पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में अधिकांश सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। करीब 50 लाख रुपए की लागत से इसे ठीक कराया गया था। 4 साल मेरी जानकारी में 4 साल पहले एक खास योजना के केंद्रीय योजना के तहत ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ कि ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सुरक्षित रखा जाए। जिले को सुरक्षित रखने के लिए ये सारे सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया गया था। कुछ दिनों तक मेरी जानकारी में हुआ, उसके बाद तो आज ये डिसफंक्शन की स्थिति में है, काम नहीं करता है। जब जब कोई घटनाएं ऐसी घटती हैं तो निजी लोगों से फुटेज मांगा जाता है। दरभंगा के डीएमसीएच में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल सड़क हादसे में घायल एक युवक को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान हेड इंजरी बताकर तुरंत सिटी स्कैन कराने की सलाह दी। लेकिन डीएमसीएच के अधीन मेदांता मेडिसिटी में 4 दिन बाद जांच रिपोर्ट देने की बात कही। जब परिजन ने आग्रह किया तो उल्टे उनके साथ बदतमीजी की गई। जब इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 ने सवाल पूछा तो कैमरे को देखते ही स्टाफों के सुर बदल गए। पहले तो उन्होंने डॉक्टर की छुट्टी पर जाने की बात कही। जब हमने डॉक्टर छुट्टी पर हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा तो इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि कैमरा देखने के बाद सिटी स्कैन तुरंत उसकी रिपोर्ट देने की बात करने लगे। इसके बाद मरीज का इलाज संभव हो पाया। अभी हम डीएमसीएच के मेदांता में हैं और यहाँ पर जो है सिटी स्कैन से लेके गंभीर जो बीमारी है उसकी जांच की जाती है। लेकिन डीएमसीएच की जो लापरवाही है वो लगातार हम दिखाते आए हैं और आज एक लापरवाही फिर सामने आई है। अभी चूँकि रात है और एक्सीडेंट रात में ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे में गंभीर मरीज जो एक्सीडेंट के मरीज होते हैं वो हॉस्पिटल तक आते हैं डीएमसीएच में और उसके बाद उसे तुरंत जो है सिटी स्कैन के लिए कहा जाता है। लेकिन हम अभी डीएमसीएच में हैं और देखिए एक गंभीर पेशेंट हम दिखाते हैं आपको। ये सड़क दुर्घटना हुआ है इस युवक के साथ और इसको सिटी स्कैन की आवश्यकता है। यहाँ पे इसके गार्जियन हैं, ये भी यहाँ आए थे। पहले यहाँ एक कर्मी थे, उनसे बात की। कर्मी ने क्या कहा, उनको क्या भरोसा दिया
और अब क्या हो रहा है इन्हीं से जानते हैं। जब वो हम लोग आए तो बोले ठीक है आप लेके आइए, वहाँ से पुर्जा कटा के लेके आइए, हम अभी कर देंगे आपका CT स्कैन। और जब अभी हमने सब कुछ करा के लेके यहाँ आए हैं तो इन्होंने बोल रहा है रसीद वगैरह हमको काट दिए, पैसा हमसे ले लिए और फिर बोलते हैं हम आपको 4 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, बुधवार को आपको रिपोर्ट मिलेगा। हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, अभी हमको क्या करना है वो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं, अभी क्या करना है, इसलिए हम इनको बुलाए और इनको बताया सारी बातें, जो देखिए क्या करना है हमको, आप मदद कीजिए। इसके लिए सर आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि प्लेट से काम हो जाता है, आप प्लेट से काम हो जाएगा आपका। अभी जब पेशेंट सीरियस है ऐसे में उसका होना तो जरूरी होता है। बिल्कुल होगा सर, अभी जांच होगा, आपको प्लेट दिया जाएगा। रिपोर्ट कब तक आएगा? रिपोर्ट आपको 2 दिन में मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर अभी छुट्टी पर है। उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है कि डॉक्टर छुट्टी पर है तो पेशेंट सीरियस इंतजार करेगा क्या डॉक्टर? इसके लिए सर आपको बोला ना कि आपको प्लेट दिया जाएगा, आप डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, आपका ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। आज जब परिजन आए थे तो ये महाशय थे काउंटर पर और इन्होंने ही बताया था कि अल्ट्रासाउंड जो CT स्कैन है हो जाएगा, और इनके कहने पर जो है पेशेंट को बुलाया गया था। ये भी है, आपसे बात हुई थी क्या? जी सर, क्या बोले थे? बोले कि जांच हो जाएगा। रिपोर्ट के बारे में हमसे कोई बातचीत नहीं। रिपोर्ट के बारे में ये नहीं बताया, लेकिन बताया कि जांच हो जाएगा। पेशेंट सीरियस स्थिति में था और उसे लाया गया। अब यहाँ पर जो है 4 दिन के बाद रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में DMCH का ये हाल है। और ये बहाना है कि डॉक्टर छुट्टी पर हैं। यदि छुट्टी पर हैं तो दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो जैसे जैसे नदियों का जलस्तर कम हो रहा है वैसे वैसे राज्य में बाढ़ पीड़ितों की संख्या घट रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। नदियों के जल स्तर में लगातार गिरावट के कारण बिहार में बाढ़ पीड़ितों की संख्या जो है वो लगातार तेजी से कम हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जो नया रिपोर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 24 घंटों में 2 लाख से ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों की संख्या कम हुई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर पिछले शनिवार की अगर आंकड़े की बात करें तो पूरे बिहार में लगभग 37.5 लाख लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित थे। लेकिन वही अगर रविवार शाम तक की अगर बात करें तो 24 घंटों में यह आंकड़ा 2 लाख कम होकर के 35.5 लाख तक पहुँच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि 15 जो ज़िले हैं वो प्रभावित है, लेकिन सीतामढ़ी ज़िला जो है वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति बन आई है, वो भी प्रभावित है। तो कुल मिलाकर के बिहार में 93 प्रखंडों के 682 जो पंचायत हैं वो पूरी तरह से प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार जो है वो पीड़ित परिवारों के लिए लगातार जो राशि है वो भेज रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अब तक 275 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए हैं और लगभग 4.5 लाख परिवारों तक 6,000 रुपया हर परिवार के हिसाब से जो राशि है वो भेजी है ताकि बाढ़ पीड़ितों को मदद दिया जा सके। तो लगातार आकलन जारी है आपदा प्रबंधन विभाग के साथ, और जो भी परिवार बाढ़ पीड़ित हैं और जिससे प्रभावित हुए हैं तमाम लोगों को सरकार के द्वारा हर परिवार को 6,000 रुपया मुहैया कराई जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर कटिहार के मनिहारी में जो रबर बोट है उसकी हालत काफी जर्जर है। नियम है कि 3 साल बाद बोट को बदल देना होता है, लेकिन इसे बदला नहीं गया और इसी से काम चलाया जा रहा है, जिससे हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। गंगा दियारा इलाके के लोग बोट की ऐसी हालत से डरे हुए हैं। सुब्रत की ये रिपोर्ट है। कभी कभी सरकार तक सही तस्वीर पहुंचाने के लिए पत्रकारिता में जान की बाजी भी लगाना पड़ता है। लगभग हम वही काम कर रहे हैं, क्योंकि मनिहारी में जो रबर बोट चल रहा है उसकी स्थिति क्या है इसको जरा दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ तो मनिहारी में 4 बोट है, लेकिन बोट में स्थिति दरार वाली है और इसी बोट के सहारे उफनते गंगा में पार लगाया जाए। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, लगभग इस तरह से लाइफ जैकेट है और लाइफ जैकेट की क्या स्थिति है, लाइफ जैकेट के लाइफ को लेकर कितना गंभीर है यह स्थिति। लेकिन करे तो क्या करे, जाबाज जो इसका संचालन के लिए वो लोग जाबाजी से डटे हुए, लेकिन लोग इसको लेकर क्या कहते हैं इसको भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये लाइफ जैकेट की स्थिति बेहद खराब हो चुका है। कुछ लोग हैं जो उस पार जाना चाहते हैं। क्या स्थिति है बोट की स्थिति क्या है? बोट का स्थिति बहुत ही दयनीय है, जर्जर अवस्था है और ये बोट ये बताता है
कि उफनती गंगा के बीच में जो ये चलती है, कभी भी कोई अगर बड़ा दुर्घटना हुआ तो ये निश्चित रूप से इस विधानसभा के हो चाहे इस जिला के हो, कोई न कोई वीआईपी लोग का बहुत बड़ा दुर्घटना होगा। बोर्ड तो जर्जर और छीन अवस्था में है और यहाँ का प्रशासन जो है गहरी नींद में सोई हुई है। क्या यहाँ के पदाधिकारी इस पर नहीं चढ़ते हैं? एसडीओ साहब नहीं चढ़ते हैं इस पर? उनको दिखाई नहीं देता है? देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रकार का ये आपदा का समय है, विपदा स्थिति है, लोग विकट स्थिति से जूझ रहे हैं और अभी तक प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं गया है। लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज है, क्योंकि ये दियारा का इलाका है और सुदूर इस दियारा के इलाके गंगा के उफनते गंगा को पार लगाकर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन बोट का हालत ही अगर जर्जर होगा तो लोग कैसे सुरक्षित है इसका अंदाजा अब लगा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नवादा सदर अस्पताल में जीविका रसोई की शुरुआत हो गई है। जीविका दीदी रसोई का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा को लंबे समय से जीविका दीदी की रसोई की इंतजार थी और प्रशासन के अथक प्रयास के बाद नवादा सदर अस्पताल में जीविका दीदी रसोई की शुरुआत कर दी गई है। इस वक्त हम सदर अस्पताल स्थित जीविका दीदी रसोई में हैं, जहां कि आप देख सकते हैं मरीजों के लिए जो खाना बनना है और उनके परिजन जो यहाँ उनके साथ आते हैं उनको यहाँ खाना खिलाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं रसोई में खाना बनाने का काम शुरू हो गया है। एक तरफ यहाँ पे जितने भी लोग जो आते हैं उन्हें मेन्यू के हिसाब से यहाँ खाना दिया जाता है और उसी के हिसाब से यहाँ पे तैयारियाँ भी की जाती है। आप जैसा इस वक्त देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटी तैयार किया जा रहा है और सुबह का नाश्ता जो है वो मरीजों को देने का काम किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे मैनेजर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। यहाँ पर ही सारे मरीज को समय के अनुसार और जो मेनू चार्ट है उसके अनुसार से यहाँ पे खाना दिया जा रहा है और 3 समय खाना, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम में चाय बिस्किट और फिर रात में खाना मेनू के हिसाब से सारे मरीज को दिया जा रहा है। और मरीज के साथ जितने भी लोग आते हैं उन्हें भी यहाँ उचित दाम पे उन्हें भी खाना मुहैया कराया जा रहा है। बाहर से जो लोग आए उनके लिए क्या व्यवस्था है? बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे पैसा दे के खाना खाते हैं और उन्हें खाना गर्मा गर्म और फ्रेश खाना साफ़ सुथरा मिलता है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। जैसा कि आपने सुना, मरीज के परिजनों के साथ साथ जो बाहर से जो लोग यहाँ जो अस्पताल आए हैं उनका भी ख्याल रखा गया है और उनके भी खाने की व्यवस्था की गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि रसोई जो है फुल फ्लेज में शुरू कर दी गई है और काफ़ी बेहतर ढंग से रसोई को तैयार किया गया है। तो सदर अस्पताल में जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए यह एक बेहतर सौगात है और इसके खुल जाने से मरीज के साथ साथ यहाँ आने वाले जो लोग हैं उन्हें काफ़ी अब सहूलियत हो रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब मिलिए दिल्ली की ज्योति शर्मा से, जिनका राष्ट्रीय राजधानी की जल सुरक्षा में अपार योगदान रहा है। उनके नेतृत्व वाली नॉन प्रॉफिट संस्था फोर्स ने जल सुरक्षा के प्रति सैकड़ों समुदायों, जमीनी हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स और स्थानीय राजनेताओं को एकजुट किया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट का सारा जिम्मा खुद उठाती हैं और उनकी सफलता को सुनिश्चित करती है मिशन पानी की खास रिपोर्ट। I'm Jyoti Sharma. I am the founder president of a non-profit called Force, which works for water security and sanitation. The idea of water security is actually very simple. All it means is demand and supply should be balanced. That's all. So what we do is we calculate the available supply. How much rainwater, how much wastewater. That's one side of the balance sheet, and the other side of the balance sheet is how much water do people need. And then what we do is we try and plan to make sure that every drop of rainwater is harvested. So it's a zero rainwater flow out area and a zero wastewater flow out area. So what you see here is an example of a rainwater harvesting structure. Now what is this doing? As you can see, these are DDF flats. What it's doing is there is a stormwater drainage system that exists in such areas. It's just tapping into that stormwater drainage system. So all the water automatically we will bring it here. There is some cleaning that is done so that the water does not contaminate to groundwater and it just percolates into the ground. And it's as simple as that, nothing more. And this is the kind of thing we've done in thousands of places.
If you visit our website, you'll see something called a Blue Delhi Declaration. So we actually did a calculation for 7 of the biggest cities in the country, including Delhi. And the calculation simply was, do we have enough water for our needs? And Delhi has enough water for its needs. So if you put together our share of the river waters that we are getting, the rainwater that can be harvested, our current existing wastewater treating capacities, there is absolutely no reason why Delhi should need a single drop of water more from outside. और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।